Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. Chapter name is National Income and Related Aggregates. तो चलो ये शुरू करते हैं. So first of all you should know कि what we are going to learn in this chapter. ये चैप्टर पूरा जब आप कर लोगे तो आपको क्या इस चैप्टर से क्या चीज़ आपको समझ आएगी वो देखते हैं. पहले हमें नेशनल इनकम होती क्या है आपको वो पता चले गया. डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम के डोमेस्टिक मतलब इसमें ये कहना चाहते हैं कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम क्या है. डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स और नेशनल इनकम दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें क्या डिफरेंस है. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, पर वो क्या है यू विल कम टू नो. ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट्स ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हम करते हैं उसे ग्रॉस और नेट कंसेप्ट दोनों हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. देन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट. डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब हम देखेंगे फॉर्मूलाज. देन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. दिस जीडीपी इज़ योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जो हम नॉमिनल और रियल जीडीपी वो हम देखेंगे. देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड वेलफेयर कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या रिलेशन है वेलफेयर के साथ, हम वो डिस्कस करेंगे. सो ये सारा चीज़ें आपको ये पूरे चैप्टर समझने के बाद में ये सबको आप आंसर कर पाओगे. सो चलो शुरू करते. नाउ कम्स नेशनल इनकम. सबसे पहले क्या है कि नेशनल इनकम क्या होती है. नेशनल इनकम बेसिकली क्या है, वो एक आपकी जो आपने एक कंट्री में जो आपकी वैल्यू गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू प्रोड्यूस की है एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर या एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेशनल इनकम इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. मीन्स जो आपके जो नॉर्मल रेजिडेंट्स है कंट्री के, वो लोग जो फैक्टर इनकम्स उनकी अर्न करते हैं पूरी सबका हम टोटल कर लें तो डैट इज़ योर नेशनल इनकम. या आप इसको ऐसे कह दो, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने प्रोड्यूस किए हैं वो हम एक साल में, उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम. ये दोनों का मतलब एक ही है. ये जैसे जैसे आपको मैं आगे कराऊंगी इसी में अभी आपको समझ आ जाएगा कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो और जो यहाँ पे टोटल ऑफ फैक्टर इनकम मैंने बोला है, तो दोनों में क्या सिमिलैरिटी है क्या डिफरेंस है, यू विल कम टू नो. ठीक है. ये और हम क्या कहते हैं कि जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक कंट्री में एक अकाउंटिंग ईयर या एक फाइनेंशियल ईयर में जो होती है उसका ये रिजल्ट है. मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी हो रही है, इकोनॉमिक्स आपको पता है मॉनेटरी टर्म्स में हम करते हैं और इसको सारे हम मनी की टर्म्स में लेते हैं. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होंगी, जो आपकी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या आपकी सर्विस कोई होगी उससे रिलेटेड होगी. तो ये कह रहा है, कहना चाहता है कि जितनी भी हमारी एक कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उन सब का जो रिजल्ट आएगा वो नेशनल इनकम होती है. और नेशनल इनकम हमारी मॉनेटरी टर्म्स में होती है, मतलब मनी में होती है. सो और एक नेक्स्ट चीज़ है कि इट इंक्लूड्स फैक्टर इनकम ओनली. ये सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड करती है नेशनल इनकम. नेशनल इनकम हमारी, इसमें आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि फैक्टर इनकम ये इंक्लूड कर रही है, ये कोई ट्रांसफ़र इनकम नहीं इंक्लूड कर रही. अब आप बोलोगे कि मैम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफ़र इनकम एंड द फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम मैंने आपको जैसे अभी बताई है, जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो हम देते हैं कंपनसेशन, अभी आप आगे डिटेल में पढ़ोगे. फैक्टर इनकम वो हम देते हैं जो हमारे आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनकी सर्विस करने के लिए जो हम देते हैं उनको, उनकी इनकम, दैट इज़ योर फैक्टर इनकम. सो बट ट्रांसफ़र इनकम इज़ समथिंग एल्स. ट्रांसफ़र इनकम हमारी क्या होती है, अगर आप किसी को कोई चैरिटी दे रहे हो या डोनेशन मिल रही है या किसी को कोई हेल्प की है किसी पर्सन को, तो उसको वो जो चीज़ मिल रही है, वो जो इनकम मिल रही है, उसको पैसा मिल रहा है, दैट इनकम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दियर नेशनल इनकम, क्योंकि वो आपकी ट्रांसफ़र इनकम है. अब आप बोलोगे फैक्टर इनकम इंक्लूड हो रही है, ट्रांसफ़र इनकम क्यों नहीं इंक्लूड हो रही. उसका रीज़न ये है बेटा, जो आपकी फैक्टर इनकम है उसके लिए आपने कोई सर्विस नहीं दी है, आपको किसी सर्विस के लिए नहीं आपको मिल रहा है. पर जो आपकी फैक्टर इनकम है वो आप जो सर्विसेज रेंडर करते हो उसके लिए, उसके रिजल्ट, उसके रिटर्न में आपको मिलता है
income. That's so factor income is included in national income, but your transfer income is not included in your national income. Sometimes ये आपको MCQ में या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांसफर इनकम को हमने इंक्लूड करना है या नहीं. देन यू विल राइट नो. ट्रांसफर इनकम हम इंक्लूड कभी नहीं करते हैं, सिर्फ हम फैक्टर इनकम ही इंक्लूड करते हैं. सो ये चीज़ को आप ध्यान रखना. नेक्स्ट नेशनल इनकम में और क्या चीज़ है, तो सिर्फ जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री आर कंसिडर्ड इन नेशनल इनकम. नेशनल इनकम में सिर्फ हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम को ही हम इंक्लूड करते हैं. ठीक है, अभी हम ये सारी चीज़ें डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे. सो अब मैंने आपको उसमें एक बताया फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम को मैंने आपको बहुत थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताया था ट्रांसफ़र इनकम के कंटेक्स्ट में. ठीक है, दोनों के डिफरेंस में. बट अब हम वो फैक्टर इनकम को हम डिटेल में करते हैं. फैक्टर इनकम होती क्या है? फैक्टर इनकम इज द इनकम और द पेमेंट्स विच आर मेड बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज. आपने देखो अभी जो इसका नेशनल इनकम का और जो इसके कॉन्सेप्ट्स आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके जो पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, उसमें आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा है जो हमने प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर के कंटेक्स्ट में किया है. जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो गुड्स एंड सर्विसेज देता है हाउस होल्ड सेक्टर को. हाउस गुड्स बना के देता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है. और ये दूसरे ये था आपका रियल फ्लो में. और जो आपका मनी फ्लो में कैसे चलता है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो गुड्स जो प्रोड्यूसर सेक्टर बनाता है उसकी पेमेंट करता है, एक्सपेंडिचर करता है उसके ऊपर. और जो फैक्टर सर्विसेज जो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को देता है, प्रोड्यूसर सेक्टर इन रिटर्न में क्या देता है आपको? फैक्टर इनकम देता है, सर्विसेज की पेमेंट देता है. तो वो हम लेते हैं. ठीक है, ये समझ आई. सो फैक्टर इनकम वो होती है जो हम एक हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ही सारा काम कर रहा है ना. लैंड वो दे रहा है, कैपिटल वो दे रहा है, वो आपको वो लैंड लेबर कैपिटल सब कुछ जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे चारों, वो सारे के सारे जो है हाउस होल्ड सेक्टर से आ रहे हैं. अब आप बोलोगे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? ये आपको पता होना चाहिए. लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये हमारे दीज आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. वो सारे के सारे हाउस होल्ड सेक्टर ही प्रोड्यूसर सेक्टर को दे रहा है. तो वो सारे सेक्टर जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को, प्रोड्यूसर सेक्टर रिटर्न में उनकी पेमेंट देता है. दैट इज फैक्टर इनकम. ठीक है, तो अब बहुत जो हाउस होल्ड सेक्टर जो है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो किस फॉर्म में होती हैं? जो सर्विसेज के रिटर्न में उनको जो पेमेंट देता है वो किस फॉर्म में देता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ देते हैं. ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मिलती हैं. किन को मिलती हैं? वो हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोड्यूसर सेक्टर देता है, जो हाउस होल्ड जो वो अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं. वो जो लैंड अपना देते हैं प्रोडक्शन के लिए, हाउस होल्ड सेक्टर जो प्रोड्यूसर सेक्टर को अपना लैंड दे रहा है उसके रिटर्न में वो उसको रेंट प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, ऐसे ही वो अपनी कैपिटल दे रहा है, मनी इन्वेस्ट कर रहा है उसमें. वो जो मनी इन्वेस्ट कर रहा है उसको प्रोड्यूसर सेक्टर उसका हाउस होल्ड सेक्टर को इंटरेस्ट देता है. देन कम्स जो प्रॉफिट है. प्रॉफिट में क्या है? जो हाउस होल्ड सेक्टर को मिलता है. क्यों मिलता है? जो वो अपने एंटरप्रेन्योर की स्किल्स प्रोवाइड करता है वहाँ पे प्रोड्यूसर सेक्टर को, उसके रिटर्न में उसको प्रॉफिट मिलता है. सो दिस इज योर डिटेल अबाउट द फैक्टर इनकम. आगे देखते हैं. नेक्स्ट कम्स नॉर्मल रेजिडेंट्स. मैंने आपको नेशनल इनकम में नॉर्मल रेजिडेंट्स की बात की है. अब नॉर्मल रेजिडेंट्स होते कौन है? नॉर्मल रेजिडेंट इज अ पर्सन हु ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन द कंट्री. जो इंसान उसी एक कंट्री में रह रहा है, उस कंट्री में उस बंदे को उसका नॉर्मल रेजिडेंट कहते हैं. वैसे जैसे हम कहते हैं कि हम इंडिया में रह रहे हैं तो वी आर द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया. अगर हम यहीं पे रह रहे हैं, इंडिया में ही रह रहे हैं, और हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इसी इंडिया में ही है, राइट? हम घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं फॉरेन टूर्स पे, बट नॉर्मली ऑर्डिनरली वी रिजाइड्स इन इंडिया ओनली, देन वी आर द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री. ठीक. नेक्स्ट कम्स नॉन रेजिडेंट्स. अब नॉन रेजिडेंट्स कौन होते हैं?
आप नॉर्मली हम बोलते हैं ना ये एनआरआई है। अब नाउ व्हाट इज दिस एनआरआई स्टैंड्स फॉर? एनआरआई होता क्या है? एनआरआई इज अ पर्सन हु रिजाइड्स इन द कंट्री बट हैज इंटरेस्ट इन अनदर कंट्री। जो एक कंट्री में रह रहा है पर उसका इंटरेस्ट उस कंट्री में नहीं है, इंटरेस्ट दूसरी कंट्री में है, वो एनआरआई है। इसमें मैंने आपको पांच एग्जाम्पल्स आपको बता रखी हैं, आपको चीज़ें बता रखी हैं। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए ही इज़ अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया और ही इज़ अ नॉट अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सो आपको बताना पड़ेगा। सो ये जैसे है, पहला आपको आ गया, एक इंडियन रेजिडेंट रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया फॉर अ कंबाइंड टोटल ऑफ 183 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक साल में अगर हम 183 डेज से ज़्यादा इंडिया से बाहर रहते हैं, देन वो जो है वो सिटीजन, बेशक वो इंडियन सिटीजन है बट ही इज़ नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। देन फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन कैनेडा। कनाडा मैंने यहाँ पे कंट्री लिखी है, मींस इंडियन टेरिटरी के बाहर किसी भी कंट्री में फॉरेनर्स जो वर्क करेंगे इंडियन एम्बेसीज में, वो नॉन रेजिडेंट्स हैं। वो बेशक सिटीजन फॉरेनर्स हैं तो वो नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया है। देन कम्स फॉरेनर्स वर्किंग इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO आप जैसे है, इंडियन मॉनेटरी फंड, IMF है, वो उनके जो फॉरेनर्स जो इन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करें पर वो इंडिया में है, मींस विद इन द डोमेस्टिक बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री। इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर कोई काम कर रहा है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में फॉरेनर्स हैं, तो दे आर नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि उनका इंटरेस्ट अपनी कंट्री में है। देन एम्बेसडर्स इन इंडिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया में जो एम्बेसडर्स हैं और वो बाकी कंट्रीज से हैं, देन दे आर टर्म्ड एज नॉन रेजिडेंट्स। एंड लास्टली फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया फॉर लेस देन अ ईयर, जो फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं एक साल से कम के लिए, दे आर टर्म्ड एज नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। सो ये डिटेलिंग थी आपकी रेजिडेंट्स, नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स की। नाउ कम्स डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम वो हम कॉन्सेप्ट्स इसके डिटेल में डिस्कस करें। तो देखो, सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए डोमेस्टिक इनकम और जो इनकम है विद इन द कंट्री, इनकम का कॉन्सेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो लेवल में हम दोनों तरह यूज़ करते हैं। डोमेस्टिक इनकम भी यूज़ करते हैं और हम नेशनल इनकम भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब ये कि अगर हम उसको सिर्फ डोमेस्टिक कंसेप्ट में, एक कंट्री के कंसेप्ट में देखेंगे तो हम इसमें उसको डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे, और अगर हम उसको पूरे एक नेशनल कंसेप्ट में देखेंगे तो तब हम उसको नेशनल इनकम बोलेंगे। अब ये जो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम जो है, इसमें देखो जैसे आपको मैंने एक इसके वो डाले हुए हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या आता है, नेशनल इनकम में क्या क्या आता है। आप इसको केयरफुली देखो। डोमेस्टिक इनकम में हमारा क्या आ रहा है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आ रहा है, रेंट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है एंड प्रॉफिट आ रहा है। ये हमारी फैक्टर इनकम है जो आपके हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर से रिसीव कर रहे हैं। फैक्टर इनकम है ना, ये सारी हमारी डोमेस्टिक इनकम है। और यही चीज़ें देखो आप नीचे नेशनल इनकम में भी यही चार चीज़ें, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, राइट। फैक्टर इनकम ही है जो हाउस होल्ड सेक्टर रिसीव कर रहा है अपनी सर्विसेज के लिए। बट दोनों में, डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में डिफरेंस कहाँ अराइज हो रहा है? ये देखो, जो डोमेस्टिक इनकम है उसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सारी जो फैक्टर इनकम्स अर्न कर रहे हैं, ये नॉर्मल रेजिडेंट्स जो अपनी कंट्री के बीच में ही रहते हैं वो रेजिडेंट्स, और जो नॉन रेजिडेंट्स हैं जो मीन्स रहते एक जगह, एक कंट्री में और उनका इंटरेस्ट दूसरी कंट्री में है, राइट। तो मीन्स जो इंडियंस भी हो सकते हैं ना, जो दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं बट उनका इंटरेस्ट तो इंडिया में। सो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री जो फैक्टर इनकम अर्न करें उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। और जो हमारी नेशनल इनकम है वो थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट आ जाता है। नेशनल इनकम क्या आता है कि जो आपकी नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्न करते हैं यही फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर इनकम जो वो रिसीव कर रहे हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स बोथ विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी एंड आउटसाइड इंडिया। मीन्स एक कंट्री अपनी जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर और उसके बाहर भी जो वो रिसीव कर रहे हैं।
अब यहाँ पे बेटा आपको एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगी कि ये जो आपकी, आप मुझे बोलोगे कि मैम ये डोमेस्टिक टेरिटरी की होती क्या है, कि हमें कैसे पता चलेगा ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है, कि ये तो ये है नहीं कि जो मैप में आपको दिख रहा है कि जो आपकी जितनी सी बाउंड्री बनी है सिर्फ उतनी बाउंड्री के अंदर ही नहीं जो आपके रेजिडेंट्स कमा रहे हैं, बट उसके बाहर भी जो आपके रेजिडेंट्स कमा रहे हैं वो आपकी आ जाती है। तो वो हमने देखना है कि कौन सी वाली हमने डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है। सो बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी बेसिकली एक जो है एक डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ द इकोनॉमिक टेरिटरी या एक जोग्राफिकल टेरिटरी है एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। वो आपकी जो एक कंट्री की गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, जिसके बीच में आपके पर्सन्स आराम से घूम सकते हैं, गुड्स आपकी आराम से घूम सकती हैं और आपकी कैपिटल आराम से सर्कुलेट हो सकती है। अब ये देखो कौन सी वाली आप बोलोगे कि जो हमारी जो एक हमारी विद इन द बाउंड्रीज हो जाती है, उसमें तो हमारी गवर्नमेंट अपना रोल पूरा प्ले करती है, बट जो हमारी बाउंड्रीज के बाहर है, जोग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर है, वो वाली कैसे आ जाएंगी हमारी। इस चीज़ में एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि कुछ आपकी फॉरेन एम्बेसीज हैं जो तकरीबन हर कंट्री की हैं, इंडिया में लोकेटेड इंडिया में है, पर वो हमारी डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये कहाँ का पार्ट है, वो रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ का, जौन सी कंट्री की वो एम्बेसी में है, जिस कंट्री की एम्बेसी इंडिया में लोकेट करती है, वो उस कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी वो जगह नहीं आएगी। तो वहाँ से जो इनकम होगी वो दूसरी कंट्री की होगी, वो हमारी कंट्री की नहीं है। ऐसे ही आपकी जो बेटा इंडियन एम्बेसीज भी अब बाहर हर कंट्री में लोकेटेड है, जो आपकी इंडियन एम्बेसीज बाहर है उन सब की वो जो है इनकम जो होगी वो आपकी डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगी। ठीक है, सो ये आपका डिफरेंस आता है डोमेस्टिक टेरिटरी में, कौन सी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब एक कंट्री के अंदर आ रही है या वो बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस आएगा, जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरीज नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स जो आपके करेंगे इंडिया में कमाएंगे, वो दैट इज़ योर डोमेस्टिक इनकम। और नेशनल इनकम में हमारी नॉर्मल रेजिडेंट्स जो आपकी विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी एंड आउटसाइड, उसमें हमारी नेशनल इनकम आएगी। नाउ कम्स कि आपको मैंने डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बारे में बताया है। आप देखो कैसे आप नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम निकालोगे या आप डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालोगे, वाइस वर्सा। मतलब एक चीज़ आपको दी है तो दूसरी आप कैसे निकालोगे। तो पहले मैं आपको बता रही हूँ कि डोमेस्टिक इनकम आपको पता है तो आपने नेशनल इनकम कैसे निकालनी है। नेशनल इनकम जैसे मैंने आपको पहले बताया एक वाइडर कंसेप्ट है और डोमेस्टिक इनकम एक नैरोअर कंसेप्ट है, छोटा कंसेप्ट है। सो डोमेस्टिक इनकम में हम कुछ ऐड करेंगे तभी हमारा नेशनल इनकम आएगा। तो वो कौन सी चीज़ हम ऐड करेंगे, दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो हमने अब्रॉड से फैक्टर इनकम, हमने नेट फैक्टर इनकम जो हमने अर्न की है वो डोमेस्टिक इनकम में अगर आप ऐड कर देते हो देन यू गेट नेशनल इनकम। इन द सेम वे अगर आपको डोमेस्टिक इनकम आपको निकालनी है, नेशनल इनकम दे रखी है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालनी है, तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे। डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालोगे, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है बेटा, नाउ कम्स, अब एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जब आपने डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, मींस डोमेस्टिक छोटा कॉन्सेप्ट है और नेशनल बड़ा कॉन्सेप्ट है। छोटे से बड़े में जाना है तो हमने छोटे से बड़े में जाने के लिए हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो हमने क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इन द सेम वे अगर हमने बड़े से छोटे में आना है, मींस नेशनल से हमने डोमेस्टिक में आना है, तो हमें कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी छोटे में आने के लिए। क्या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हम डोमेस्टिक इनकम पे आ जाएंगे। ठीक है बेटा, नाउ कम्स, अब आप बोलोगे कि मैम आप ये तो बोली जा रहे हो नेट फैक्टर इनकम हमने जो है वो अब्रॉड से वो हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है, पर अब ये है क्या, व्हाट इट इज़। सो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है,
जो हमने फैक्टर इनकम अर्नड बाय अवर रेजिडेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हमने सारी दुनिया से मतलब अपनी कंट्री छोड़ के बाहर से जो भी हमने फैक्टर इनकम हमारे रेजिडेंट्स ने कमाया है वो लोग हैं, उसमें से जो कुछ हमारे फॉरेनर्स ने भी, नॉन रेजिडेंट्स ने भी कमाया होगा ना हमारी कंट्री में फैक्टर इनकम, उन दोनों का डिफरेंस आप ले लोगे, दैट इज़ योर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मीन्स ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट इज फैक्टर इनकम अर्नड बाय अवर रेजिडेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट्स इन अवर डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है बेटा। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया है कि डोमेस्टिक इनकम जो है वो अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो वो डोमेस्टिक इनकम होगी, और नेशनल प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो वो नेशनल इनकम होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ही चीज़ है, और नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट एक ही चीज़ है। अगर आपको पेपर में नेशनल इनकम की जगह नेशनल प्रोडक्ट दिया जाता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो एक ही चीज़ है। ठीक है, ऐसे ही डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ही चीज़ है, उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट्स ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी तक आपको पता चल चुका है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम इज़ वन एंड द सेम थिंग, कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है डोमेस्टिक इनकम। अब बात आती है कि जो आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उस कंसेप्ट में ग्रॉस और नेट कंसेप्ट आता है। आपके दो वर्ड्स यूज़ होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि हम क्यों वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हम क्यों यूज़ कर रहे हैं वर्ड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस और नेट में बेसिकली क्या डिफरेंस है हमने ये देखना है। इसमें देखो, मैंने आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख के बताया है, पर उस फॉर्मूले को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रॉस जो है वो बड़ी टर्म है और नेट जो है वो छोटी टर्म है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, नेशनल इनकम एक बड़ी टर्म है और डोमेस्टिक इनकम एक छोटी टर्म है। ठीक है, तो बड़े से छोटे में आने के लिए कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे और छोटे से बड़े में जाने के लिए कुछ ऐड करेंगे। इन द सेम वे ग्रॉस और नेट में भी यही रिलेशन है, ग्रॉस एक बड़ी टर्म है और नेट एक छोटी टर्म है। ठीक है, अब हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कंटेक्स्ट में पढ़ना है, या डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम उसके कंटेक्स्ट में पढ़ना है। तो मैं आपको बताऊँ, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और जो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन ऐड होती है, इंक्लूडेड होती है, पर जो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें आपकी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होती। ठीक है, अब जैसे मैं आपको नॉर्मली आपको सिर्फ ग्रॉस और नेट का मतलब समझाने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ बता रही हूँ। आप देखो, आप किसी स्वीट शॉप पे जाओ, आप कोई मिठाई स्वीट लेने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बर्फ़ी ले रहे हो, और अगर आप शॉपकीपर से आपसे पूछता है समटाइम्स, या अगर आप खुद ही शॉपकीपर को बोल देते हो कि हमें बॉक्स में नहीं बर्फ़ी चाहिए, हमें आप पेपर के लिफाफे में दे दो। ठीक है, न्यूज़पेपर का जो पेपर बना होता है, पेपर बैग बना होता है, उसमें आप डाल के दे दो। तो दोनों में अगर आप देखो, अगर आप उनसे एक बॉक्स में वेट करवाओ और अगर आप उसमें लूज़, आप जैसे आप कह रहे हो लिफाफे में डाल के दो, उसका वेट कराओ, तो अगर आप देखोगे डब्बे वाले की क्वांटिटी वो भी 1 kg होगी और लिफाफे वाले की भी 1 kg होगी। पर अगर आप नंबर ऑफ़ आइटम्स काउंट करने लगो तो देखो, आपके जो पेपर वाले में है, जो आपने उसमें डलवाई है, उसमें पीसेस आपके 1-2 ज़्यादा होंगे, थोड़े से ज़्यादा होंगे, और आपके बॉक्स वाले में कम होंगे। वो क्यों? उसमें क्या रीज़न है? उसमें बेसिकली एक रीज़न है, क्योंकि उसमें जो आपने बॉक्स में मिठाई ली है, स्वीट ली है, बर्फ़ी ली है, उसके बीच में वो बॉक्स का वेट भी आ गया है। ठीक है, और जो आपने लिफाफे में डलवाई है उसमें
लिफाफे का वेट तो इतना होता ही नहीं है, बट बॉक्स जो गत्ते का बना हुआ होगा कार्ड, तो इसलिए उसका जो है वेट ज़्यादा होगा। तो ग्रॉस और नेट में ये डिफरेंस है। उस चीज़ में आप देखोगे जो आपकी असली आपने चीज़ लेनी है, आपने स्वीट लेनी है, आपने डब्बा कंटे बॉक्स थोड़ा लेना है। जो आपकी स्वीट डली है वो कम डली है तो वो नेट वेट आएगा जो कम डली है, एक्चुअल स्वीट का वेट, और ग्रॉस वेट होता है वो बॉक्स के साथ वेट। सो ग्रॉस और नेट में ये डिफरेंस होता है। इन द सेम वे, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, बट आप प्रोडक्ट डोमेस्टिक इनकम के रिलेशन में पढ़ रहे हो, उस केस में आपने देखना है इसमें आपने ग्रॉस में डेप्रिसिएशन ऐड हुई होती है और नेट में नहीं होती। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, अगर आपने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या कैलकुलेट करना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, तो आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को सबट्रैक्ट कर दोगे तो आपको एनडीपी आ जाएगी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। इन द सेम वे अगर आपने जीडीपी निकालनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, तो आप एनडीपी में डेप्रिसिएशन को प्लस कर दोगे, यू विल गेट द सेम थिंग। तो अब आप बोलोगे कि मैम ये डेप्रिसिएशन होती क्या है। नाउ ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दी कैसे कैलकुलेट करना है। नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होती है, कोई भी आप मशीनरी या फिक्स एसेट, कोई भी आप चीज़ को यूज़ करें, कंटिन्यूस यूज़ से उसकी वैल्यू में थोड़ी कम हो जाएगी उसकी वैल्यू, उसमें नॉर्मल वियर एंड टीयर उसकी आपकी आ जाएगी, उसके कारण आपकी डेप्रिसिएशन, उस कॉस्ट को आप डेप्रिसिएशन कॉस्ट कहते हो। ठीक है बेटा। तो ये आप इसके प्रीवियस चैप्टर में जिसमें हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं, उसमें डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने आपको उस चैप्टर में बताया हुआ है, आप उसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था कैसे आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, दोनों में डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है। नाउ कम्स इन द सेम वे, अभी तो हमने जीडीपी और एनडीपी में डिफरेंस है क्या डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। अब आते हैं ऐसे ही एनएनपी, एनएनपी इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड जीएनपी इज नेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या है, डोमेस्टिक से नेशनल में आ गया, बाकी ग्रॉस और नेट तो वही है। तो जो आपका पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, ग्रॉस जीएनपी आ गया, पहले हमने निकाला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हमने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाला, उसमें हमने डेप्रिसिएशन को प्लस और माइनस किया। इन द सेम वे अब एनएनपी, अगर हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से, हमने नेशनल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम ग्रॉस और नेट की ही बात कर रहे हैं। अगर हमने उस केस में भी नेट पे आना है ग्रॉस से, ग्रॉस बड़ी टर्म है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, यू विल गेट एनएनपी। इन द सेम वे जीएनपी, अगर आपने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो एनएनपी में आप डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे तो आपकी वही चीज़ आ जाएगी। इतना पढ़ने से आपको एक बात समझ आती है कि ग्रॉस आपकी बड़ी टर्म है और नेट आपकी छोटी टर्म है। तो जब आपने बड़ी टर्म से छोटी टर्म में जाना है, मीन्स ग्रॉस से नेट में जाना है, तो आप डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे। और जब आपने नेट छोटी टर्म से बड़ी टर्म में जाना है, ग्रॉस में जाना है, नेट से ग्रॉस में जाना है, उस केस में आप डेप्रिसिएशन को ऐड कर दोगे। ठीक है बच्चे। कम्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। जब हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट पहले हमने किया डिस्कस, उसका ग्रॉस और नेट के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ा। अब हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, अब हम देखते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो देखो बेटा, जब आपके लेवल पे हमने आपने सर्कुलर फ्लो भी मैंने करवाया आपको, तो हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी लेके चले थे। 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, 2 सेक्टर इकोनॉमी में ना तो हमारी गवर्नमेंट होती है, ना हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है, सिर्फ हमारे 2 सेक्टर्स होते हैं, एक प्रोड्यूसर्स और एक हाउस होल्ड। तो जब यहाँ पे प्रोड्यूसर्स और हाउस होल्ड ही हैं, जब इसमें गवर्नमेंट कोई रोल ही नहीं प्ले कर रही, सो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है ना। जो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, क्योंकि सिर्फ 2 सेक्टर्स ही तो हैं, एक आपका हाउस होल्ड है और एक आपका प्रोड्यूसर है, तो इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं आता हमारा
डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट में। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता ही नहीं कि मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक प्राइस फैक्टर प्राइस कॉस्ट में हमने क्या डिफरेंस है क्या नहीं, ठीक है। बट वो आगे कहता है कि जो हमारी टू सेक्टर इकोनॉमी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ यहाँ पे सिर्फ दो सेक्टर्स ही हैं, हाउस होल्ड है, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक प्रोड्यूसर सेक्टर है, तो इसलिए यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आता। डिफरेंस कब आता है? तब आता है जब यहाँ पे आपके जो और दो सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है, मीन्स गवर्नमेंट ने टैक्स भी लेना है, गवर्नमेंट ने अपना रोल भी प्ले करना है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मींस आपकी कंट्री के बाहर के जो नेशंस हैं उनके साथ आपने डील करना है, इंपोर्ट भी हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, ठीक है, और वो आपके सिटीजन इधर उधर भी घूम रहे हैं, उसके कारण भी आपकी इनकम जनरेट हो रही है। तो उस केस में आपका जो है डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट एंड डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है बेटा। सो अब हम देखते हैं, अब देखो इस केस में मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में बड़ी चीज़ कौन सी है? बड़ी चीज़ जो होती है वो हमारी मार्केट प्राइस होती है, फैक्टर कॉस्ट हमारी छोटी होती है। तो जब आपने बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ में जाना तो आपको कुछ डिडक्ट करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस आपकी बड़ी है, फैक्टर कॉस्ट आपकी छोटी है। सो जब आपको मार्केट प्राइस से आपने फैक्टर कॉस्ट में जाना है, मार्केट प्राइस बड़ा है, फैक्टर कॉस्ट कम छोटा है, तो उस केस में आपको जब बड़े से छोटे में जाना है तो आपने क्या डिडक्ट करना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो जब व्हेन वी मूव फ्रॉम मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट वी हैव टू डिडक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके। एंड व्हेन वी हैव टू मूव इन अदर वेज, मीन्स फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आना है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है, मार्केट प्राइस बड़ा है, तो उस केस में हमारे को छोटे से बड़े में आना है, तो हमें ऐड करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये बेटा आपको मैंने पहले भी ऐसे मैंने समझाया था डेप्रिसिएशन के केस में, ग्रॉस से नेट में जाने के। ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आपको क्वेश्चंस आपके, जिससे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके वो रॉन्ग नहीं होंगे, ठीक है। सो ये टिप्स एंड ट्रिक्स को आप ध्यान से समझ लो और ध्यान से इनको करना। तो अब बात आती है, हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने हैं या हमने ऐड करना है। बट ये बात आती है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकलते कैसे हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में इनडायरेक्ट टैक्सेस में से आप सब्सिडीज़ को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपकी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगी। सो जब आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने हैं तो आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़ करनी है, देन यू विल गेट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके बच्चे। अब देखो मैंने आपको पहले एनडीपी जीडीपी कन्वर्जन सिखाई है। अब यह है कि अगर आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपको निकालना है, जब आपको एनडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, इन केसेस में आपने कुछ नहीं करना। आपको पता है ग्रॉस से, आपने को पता है नेट से ग्रॉस पे कैसे जाना है। नेट छोटा है, ग्रॉस बड़ा है, तो आपने क्या करना है? डेप्रिसिएशन ऐड करनी है। तो इसमें कुछ नहीं करना, ग्रॉस जीटीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। इन द सेम वे जब आपने जीडीपी को कन्वर्ट करना है एनडीपी में, तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। सेम चीज़ चलेगी, सिर्फ अब आपको, क्योंकि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट मैंने आपको समझाया है क्या होता है, इसलिए आपकी जो क्वेश्चंस में आना है वो नॉर्मल नहीं आएगा जीडीपी एनडीपी, वो मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट पे ही दिया होगा। तो आपको उस हिसाब से आपको समझाया जा रहा है। जब आपको जीडीपी एमपी निकालनी है एनडीपी एमपी से, तो आपने कैसे निकालनी है? डेप्रिसिएशन को प्लस करोगे। और जब आपको एनडीपी एमपी आपको निकालनी है जीडीपी एमपी से, तो आपने डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, ठीक है बेटा। ऐसे ही समझा रही हूँ मैं, ये भी ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है। इसमें जीडीपी एमपी को आपने जीएनपी एमपी में कन्वर्ट करना है। अब नेशनल और डोमेस्टिक पे आते हैं। नेशनल और डोमेस्टिक की बात आती है, वहाँ पे आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो जीएनपी एमपी को जब आपने निकालना है जीडीपी एमपी से, डोमेस्टिक छोटी है, नेशनल बड़ा है, तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना पड़ेगा। और जब आपने ऐसे ही एनडीपी एमपी से आपने एनएनपी एमपी निकालना है, तो अगर आपने एनएनपी एनपी जो है वो हमारी
नेट नेशनल प्रोडक्ट है उसको आपने एनडीपी से निकालना है। नेशनल आपका बड़ा है, डोमेस्टिक आपका छोटा है, तो उसमें आपको माइनस करोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है बेटा। सो ये आपने ध्यान रखना है, जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जा रही हैं कि आपने नेट से ग्रॉस में कैसे जाना है, ग्रॉस से नेट में कैसे जाना है, और नेशनल से डोमेस्टिक पे कैसे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे आना है, फिर आपने एमपी से एफसी पे कैसे जाना है, एफसी से एमपी पे कैसे जाना है। ये 3 चीज़ें अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके क्वेश्चंस बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो, आपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपको मैंने समझाया है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम में कोई डिफरेंस नहीं होता है ना। डोमेस्टिक इनकम जो है हमारी, या डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारा जो होता है, उसके बीच में हमारी फैक्टर इनकम जो जो हम हाउस होल्ड सेक्टर अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, उसके रिटर्न में उसको जो फैक्टर इनकम मिल रही है वो सारी हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमारी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हमने, आप रिकॉल करो, आपने पढ़ा था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। ये 4 चीज़ें होती हैं जो वो सारी फैक्टर सर्विसेज मिलती हैं। किन चीज़ों की? लेबर, लैंड, एंटरप्रेन्योर और अपनी उसने जो कैपिटल उसने एम्प्लॉय किए, उन चीज़ों का उसको सर्विसेज एंड हाउस होल्ड सेक्टर को मिलता है। अब बात आती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या चीज़ ज़्यादा होती है, उसके बीच में आपकी डेप्रिसिएशन आ जाती है। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। जहाँ पे वर्ड ग्रॉस आया इसका मतलब उसके बीच में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बच्चे जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है तो वो डेप्रिसिएशन को कई बार छोड़ देते हैं। तो ग्रॉस में आपकी इंक्लूडेड होगी, उसको इग्नोर मार देते हैं। वो आपने ध्यान रखना है, ग्रॉस मीन्स डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन इट। ओके। अगर आपकी बारी आती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो उसमें क्या डिफरेंस है? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, यही 4 चीज़ें। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोला उसने, इनका इसका मतलब इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। सो इस केस में सिर्फ आपकी यही 4 जो फैक्टर सर्विसेज की आपको फैक्टर इनकम जनरेट हुई है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, यही चारों चीज़ें आपकी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होगी। ठीक है, ग्रॉस और नेट डोमेस्टिक में डिफरेंस आपको समझाया था मैंने पहले भी, मैं दोबारा फिर बता रही हूँ आपको। डेप्रिसिएशन का होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मीन्स उसके बीच में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मीन्स उसके बीच में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है बेटा। अब अगर आपका, जैसे मैंने पहले भी आपको फॉर्मूलाइज करवाए हैं, अब मैं दोबारा एक बार आपको फॉर्मूलाइज वही समझा रही हूँ कि अगर आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, जब आपको एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है, तो जब आपने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो आपने ध्यान रखना है इसके बीच में डेप्रिसिएशन होनी चाहिए। सो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपको दे रखी है, उसके बीच में डेप्रिसिएशन नहीं होती, बाकी सब कुछ है। सो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। इस केस में हम डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। और अगर आप दूसरी साइड चलो, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आप निकालनी है, तो आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दे रखे, तो आप ध्यान रखो जीडीपी में डेप्रिसिएशन होती है और एनडीपी में डेप्रिसिएशन नहीं होती। सो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे आप निकालोगे? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। सो ये कुछ आपके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप क्वेश्चन को बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो, आपका रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है बेटा। ऐसे ही आपका कॉन्सेप्ट आ गया है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को आपने जीएनपी एंड फैक्टर कॉस्ट में आपने कन्वर्ट करना है। तो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि नेशनल से हमने डोमेस्टिक में जाना है, तो नेशनल से बड़े से हमने बड़ा निकालना है, छोटे से बड़ा निकालना है, तो हमने कुछ ऐड करना है। क्या ऐड? नेशनल और डोमेस्टिक में डिफरेंस क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, सॉरी, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GDP at factor cost plus net factor income from abroad. In the same way, net national product
एट फैक्टर कॉस्ट या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आपने निकालनी है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपको दे रखी है, मीन्स नेशनल आपने निकालना है, डोमेस्टिक आपको दिया हुआ है। नेशनल बड़ा टर्म है तो उसमें आप क्या ऐड करोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पहले हमने जीएनपीएफसी से हमने निकालना था, जीडीपीएफसी से हमने जीएनपीएफसी निकालने, तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो आपको नेट फैक्टर इनकम करना पड़ेगा। बेशक आप जीएनपीएफसी निकालो, बेशक आप एनएनपीएफसी निकालो, ठीक है। जब आपको डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो आगे हम देखते हैं, अब बात आती है एनएनपीएफसी क्या होती है। एनएनपीएफसी को आपने जब कैलकुलेट करना है तो इसके बीच में आपने, क्योंकि पहले नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, नेट में मीन्स आपकी डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, राइट। नेशनल है तो नेशनल में आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपकी ज़रूर आएगी, ठीक है। प्रोडक्ट तो हमने निकालना ही है, तो प्रोडक्ट में तो वही चीज़ें आएंगी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। सो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो होगी, ये सारी जो आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ऐसे निकालोगे आप। नाउ अगर आपसे कोई पूछे हमने एनएनपीएफसी निकाली, एनएनपीएफसी होती क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। एनएनपीएफसी इज़ नथिंग बट नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। अगर आपको क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आता है कंप्यूट नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, तो मतलब आपने बेसिकली आपने एनएनपीएफसी निकालनी है। एनएनपीएफसी इज़ नथिंग बट अ नेशनल इनकम, तो आप नेशनल इनकम का लिखा होगा या एनएनपीएफसी लिखा होगा, तो एक ही चीज़ है, आप लोगों ने उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। मैं आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस जीडीपी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम उसमें डिटेल में देखते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, दो अलग अलग टर्म्स हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। सो पहली बात आती है हमारी नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? नॉमिनल जीडीपी बेसिकली आपकी जीडीपी वो होती है जो जीडीपी करंट प्राइसेस पे लेते हैं। एक हमारी करंट प्राइसेस पे होती है, एक हमारी कांस्टेंट प्राइसेस पे होती है। तो जो हमारी करंट प्राइसेस पे होती है उसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने, नॉमिनल जीडीपी हमेशा आपकी करंट प्राइसेस के साथ हमारी कैलकुलेट होती है। वो आपकी बेसिकली जो हमारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, एक कंट्री के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारी प्रोड्यूस हुई हैं उनकी मार्केट वैल्यू एक साल में वो देखी जाती है, उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, ठीक है बेटा। ये जो नॉमिनल जीडीपी है ये आपकी करंट प्राइसेस के हिसाब से की। अगर आपकी इन्फ्लेशन है प्राइसेस ज़्यादा है तो इस केस में नॉमिनल जीडीपी आपकी ज़्यादा आएगी, और अगर आपकी इन्फ्लेशन नहीं है, नॉर्मल है, तो आपकी कम आएगी। सो ये देखा जाए, ये तो जीडीपी आपकी करंट प्राइसेस के हिसाब से देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। तो ये जो आपकी करंट प्राइसेस के हिसाब से हमारी जीडीपी, पहले हम इसका फॉर्मूला डिस्कस कर लेती हूँ मैं आपके साथ, उसके बाद में इसके बारे में आपको बताती हूँ। ये देखो इसका नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला इज इक्वल टू क्यू इंटू पी। अब क्यू इंटू पी क्या होता है? क्यू क्या है? क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमारी प्रोड्यूस होती है उनकी हम क्वांटिटी लेंगे और जब उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? प्राइजेस के साथ। प्राइजेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो इसका मतलब जो हमारे करंट ईयर प्राइजेस है वो प्राइजेस लेंगे, और जो हमारी गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी प्रोड्यूस हुए वो हम वो लेंगे। अभी तक आपको इतना समझ आ गया होगा कि जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, हम इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट जो हमारी गुड्स है उनकी वैल्यू हम नहीं लेते हैं, हम फाइनल गुड्स की वैल्यू लेते हैं। तो इसकी क्वांटिटी हम फाइनल गुड्स की लेंगे और प्राइजेस जो हमारे करंट हैं वो हम वो लेंगे। ये जो हमारी, देखो बेटा, ये फॉर्मूले से ये सब चीज़ समझ आती है कि जो करंट प्राइजेस अगर आपके ज़्यादा है उस साल, अगर आपके किसी कारणवश आपकी कोई रेट आपके ज़्यादा है, प्राइजेस आपके ज़्यादा है, तो उस केस में देखा जाए हमारी जीडीपी बढ़ेगी,
पर क्यों बढ़ रही है? क्वांटिटी तो हमारी नहीं बढ़ रही है ना। हमारी जीडीपी ज़्यादा किस लिए आ रही है? क्योंकि हमारे करंट प्राइसेस ज़्यादा हैं। हमारी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कोई चेंज नहीं है। जो हमारी जितनी हमारी पहले थी उतनी ही हमारी है, उसमें कोई हमारी ज़्यादा फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज का इकोनॉमी में नहीं हुआ है। बट हमारे इकोनॉमी में प्राइजेस, डोमेस्टिक प्राइजेस, हमारे करंट प्राइजेस हमारे जो थे वो ज़्यादा थे। इसके कारण हमारी जो है जीडीपी नॉमिनल ज़्यादा आई है। सो इसका मतलब ये जो आपकी नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा आई है, ये आपको कोई इसका गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं। मतलब अगर ये प्राइजेस के कारण आपकी नॉमिनल जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब कोई आपकी, हम नॉर्मली कहते हैं ना कि जीडीपी रिफ्लेक्ट करती है हमारी वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी का सोशल स्टेटस कैसा है, इकोनॉमी की प्रोग्रेस कैसी है। बट अगर वो करंट प्राइसेस पे मींस अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है तो वो तो प्राइसेस के कारण बढ़ रही है, हमारे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो नहीं बढ़े हैं, वो हमारे उतने की उतने ही हैं। इट मीन्स ये सिर्फ हमारी एक देखा जाए तो ये इकोनॉमी में कोई आपकी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज नहीं हुए हैं, बट ये आपकी मनी इल्यूजन है। मनी इल्यूजन इन द सेंस जो आपके प्राइसेस, मार्केट वैल्यू एक प्रोडक्ट की आपकी रेट ज़्यादा हो गया, उसके कारण आपकी जीडीपी ज़्यादा हुई है, पर आपकी क्वांटिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। सो दिस इज़ योर नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, अब आगे रियल जीडीपी की। अब रियल जीडीपी कौन सी क्या होती है? रियल जीडीपी हमारी होती है कांस्टेंट प्राइसेस पे। ये देखा जाए तो ये मार्केट वैल्यू है कौन से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की एक इकोनॉमी की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो हमारे बन रहे, एक साल के अंदर, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो हमारे बन रहे हैं, वो आप किसी एक बेस ईयर के प्राइसेस के साथ उसके साथ कंप्यूट निकालोगे तो आपकी रियल जीडीपी आएगी। ठीक है बेटा। सो रियल जीडीपी में इस पे जो आपका फॉर्मूला आएगा वो बेटा गलती से नॉमिनल जीडीपी लिखा गया है, नॉमिनल जीडीपी नहीं आएगा, यहाँ पे रियल जीडीपी आना है। ठीक है, दिस इज़ माय मिस्टेक। सो प्लीज़ इसको आप ध्यान रखना कि यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी नहीं आना है, रियल जीडीपी आना है। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या आएगा? रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर Q मल्टीप्लाइड बाय प्राइजेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। प्राइस जो है वो हमारे किसी अकाउंटिंग ईयर में जो हमारे बेस ईयर में जो हमारे प्रिवेल करे थे हमने वो लेने हैं। ठीक है, तो अब ये इसमें देखो, इसमें करंट ईयर प्राइसेस हम नहीं लेते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या आया नॉमिनल और रियल जीडीपी में? जो रियल जीडीपी है वो कब आपकी बढ़ेगी? जब आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, क्योंकि आपके प्राइसेस तो पुराने ही चल रहे हैं, अगर आपकी उतनी ही रहेगी जीडीपी। बट अगर आपकी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट में फ्लो हो रही है, डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी हमारी प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो अगर ज़्यादा बढ़ेगी तभी इकोनॉमी में फ्लो होगा, तभी हमारी रियली जीडीपी जो है इंक्रीज होगी। सो ये मनी इल्यूजन नहीं होगा, ये बेसिकली आपको ये ओरिजिनल पिक्चर आपको एक इकोनॉमी की डिपिक्ट करेगा कि इकोनॉमी की असलियत में सोसाइटी एक इकोनॉमी का क्या सोशल स्टेटस आपका बड़ा है, वेलफेयर इकोनॉमी का बड़ा है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं। ठीक है बेटा। सो अगर आप इसमें देखो जो हमारी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस मींस योर रियल जीडीपी। जो रियल जीडीपी है बेसिकली अगर आप देखा जाए ये इट इज़ अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। एक इकोनॉमी का ये अच्छा मेजर है, डिपेक्ट करता है जो आपको वेलफेयर। वो क्यों डिपेक्ट करता है? क्योंकि इसमें पर यूनिट गुड्स और सर्विसेज फ्लो जो है वो ज़्यादा हो रहा है। बट आपका जो नॉमिनल जीडीपी है उस वो आपका अच्छा मेजर नहीं है, क्योंकि ये तो अगर आपकी करंट प्राइसेस के साथ से दिखते हैं। अगर आपके करंट प्राइसेस आपके बढ़ गए तो आपकी जीडीपी बढ़ रही, डज नॉट शो दैट देयर इज इंक्रीज इन द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ठीक है बेटा। चलो अब मैं आपको ना यही चीज़ जो अभी मैंने आपको समझाई है, एस्टिमेशन ऑफ नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। पहले आपको नॉमिनल जीडीपी आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ और फिर आपको एक रियल जीडीपी एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। राइट, तो पहले हम नॉमिनल जीडीपी करेंगे। इसमें जो नॉमिनल जीडीपी में हमने कुछ ये एज्यूम करके चल रहे हैं इसमें कि हमारी जो आउटपुट है वो कांस्टेंट ही रही है, और जो इकोनॉमी में जो मैं आपको 3 गुड्स दिखाऊंगी सिर्फ वही गुड्स बन रहे हैं।
ठीक है, इसमें मैंने आपको वीट, क्लोथ एंड शुगर की एग्जांपल दी है और सिर्फ वही आपके 3 प्रोडक्ट्स आपके इकोनॉमी में बन रहे हैं और आपकी आउटपुट जो है वो सेम रही है। ये इस एजम्पशंस पे एग्जांपल आपको मैं इलस्ट्रेट कर रही हूँ। सो ये देखो, ये आपको टेबल दिया गया है 2011-12 का, जिसमें आपको कॉमोडिटी 3 है, जैसे मैंने आपको बताया था, वीट, क्लोथ और शुगर है। क्वांटिटी कितनी है? 2011-12 की बात कर रहे हैं। क्वांटिटी कितनी थी? वीट की 20 टन्स, क्लोथ की 100 मीटर्स, शुगर की 5 टन्स। और प्राइजेस जो है वीट के है 100 पर टन, क्लोथ की है 5 पर मीटर और शुगर का है 500 पर टन। तो अब हमने इसमें निकालनी है जीडीपी एमपी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, वो जो आपकी नॉमिनल जीडीपी हमने निकालनी है। सो ये जो हम नॉमिनल जीडीपी निकाल रहे हैं, तो बेटा वो कैसे निकालेंगे? प्राइस को हमने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 20 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 2000, 100 को 5 से करोगे 100, आंसर विल बी 500, एंड 5 को 500 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर विल बी 2500। सो हमने जीडीपी निकालनी है, तो जीडीपी तो हमने सारे प्रोडक्ट्स की फाइनल वैल्यू लेनी है, तो जो नॉमिनल जीडीपी एट एमपी कितनी आएगी सबको ऐड करोगे तो योर आंसर विल बी 5000। ठीक है, ऐसे ही हम आगे निकालते हैं रियल जीडीपी। तो इसमें देखो, ये जो नॉमिनल जीडीपी आपकी हुई है, ये एक्चुअल राइज इन प्राइस के कारण हुई है। प्राइस अगर हमारे बढ़े हैं तो वो बढ़ी है, क्वांटिटी तो हमारी उतनी की उतनी ही है, हमने कोई चेंज नहीं की है। तो ये नॉमिनल जीडीपी थी। अब बात करेंगे रियल जीडीपी की। ठीक है बेटा, अब रियल जीडीपी में देखो, सॉरी ये नॉमिनल जीडीपी की अभी अब हम बात करें, रियल जीडीपी में आपको आगे बताऊंगी। ये पहले 2011-12 की बात थी और अब हम 18-19 की बात कर रहे हैं। वही प्रोडक्ट्स है, उतनी ही क्वांटिटी क्योंकि चेंज नहीं हमने पहले ज़ूम किया। प्राइजेस जो है वो हमारे चेंज हुए हैं। पहले हमारा जो था प्राइस ऑफ वीट वो 100 पर टन था, अब है हमारे 1000 पर टन। ये देखो प्राइजेस चेंज हुए रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। आपके प्राइजेस 100 से 1000 पहुँच गए, क्लोथ आपका 5 से 20 पहुँच गया, और शुगर में आपका 500 पर टन से 1600 पर टन में कितने प्राइजेस हमारे चेंज हुए, उससे हम जीडीपी के ऊपर असर देखते हैं। सो जीडीपी एमपी कितना आया हमारा? वीट के केस में 20 इंटू 1000 डैट कम्स आउट टू बी 20,000। क्लोथ आपकी आई है 2000 और शुगर आपकी आई है 5 इंटू 1600 डैट इज 8000। तो आप पूरी जीडीपी एमपी जो आपकी नॉमिनल है वो कितनी आएगी हमारी? 30,000। ये देखो 2011-12 में हमारी 5000 थी, 5000 करोड़ थी, और अब हमारी 2018-19 में 30,000 करोड़ है। इट मीन्स ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स आपके सिर्फ जो ये आपकी जीडीपी बढ़ी है वो किस लिए बढ़ी है? सिर्फ ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। ठीक है, जो आपके करंट ईयर के प्राइस है उनके चेंज के कारण आपकी रियल नॉमिनल जीडीपी चेंज हुई है। कोई आपकी प्रोडक्शन में, आउटपुट में कुछ आपकी चेंज नहीं हुई है। पहले भी उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही थी और अभी उतनी है। इट मीन्स ये आपका रियल वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी शो नहीं कर रहा है, बिकॉज आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा नहीं हुई है। ठीक है बेटा, ऐसे ही आगे हम रियल जीडीपी की एग्जांपल लेते हैं। ये भी आपकी वही एग्जाम्पशंस पे एज्यूम करती है कि जो आपके 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वीट, क्लोथ एंड शुगर, और प्राइसेस आपके कांस्टेंट रह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्वांटिटी आपकी 20, 100 और 5 पहले जैसे ही है। 20 टन्स वीट, 100 मीटर्स क्लोथ और 5 टन्स शुगर, वही आपकी 2011-12 वाली एग्जांपल है। और प्राइजेस भी आपके वही हैं, 100 पर मीटर, सॉरी 100 पर टन, 5 पर मीटर एंड 500 पर टन। सो फर्स्ट केस में आपकी रियल जीडीपी आनी है। बेटा यहाँ पे गलती से मेरे से नॉमिनल लिखा गया है, आपने प्लीज़ उसको ध्यान रखना। नॉमिनल जीडीपी नहीं है, वो रियल जीडीपी है। ठीक है, तो आंसर आपका 2000, 500 एंड आपका 2500, टोटल आपका वही आया 5000। अब हमने रियल जीडीपी की एस्टिमेशन करनी है 2018-19, वही हमने एग्जांपल ली है, उसमें ही देखो वही हमारा है 30 टन्स पहले जैसे था, 30 टन्स। देन आपका जो है क्लोथ है वो आपका 200 मीटर्स हो गया, और आपकी शुगर जो है वो 10 टन्स होगी। प्रोडक्शन इसकी क्वांटिटी आपकी बड़ी है, आपकी जो है पहले 20 टन से 30 हुई है,
देन आपकी क्लोथ जो है 100 से 200 हुआ है, और जो शुगर है आपकी 5 से 10 टन्स हुई है। तो इस केस में हमारी जो प्राइसेस हैं वो हमारे 100 पर टन, प्राइसेस कांस्टेंट लेने हैं, क्वांटिटी हमारी चेंज होगी। तो इसमें एजम्पशन थोड़ी सी चेंज होगी हमारी कि प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट, उसमें हमारे क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट थी। तो प्राइसेस कांस्टेंट है तो मीन्स 100, 5 और 500 ही है। तो रियल जीडीपी के केस में आप देखो यहाँ पे 3000, 1000 एंड 5000, तो रियल जीडीपी हमारी कितनी आई 9000। अब देखो ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स यहाँ पे हमारी जीडीपी हमारी इंक्रीज हुई है 5000 से 9000 करोड़ पे, 4000 करोड़ हमारी जीडीपी बढ़ी हुई है। बट ये हमारी क्यों बढ़ी है, प्राइजेस हमारे वही हैं क्योंकि हमने कांस्टेंट ईयर के प्राइजेस लिए, हमारी चेंज किस में हुई है, क्वांटिटी। सो इट शोज अ रियल पिक्चर ऑफ एन इकोनॉमी कि रियली वेलफेयर आपका हुआ है, इकोनॉमी में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा हुई हैं। ये आपका रियल पिक्चर डिपिक्ट करती है, सोशल वेलफेयर इकोनॉमी में रियली डिपिक्ट करती है, राइट। तो ये थी आपकी रियल जीडीपी और आपकी नॉमिनल जीडीपी पे। इस टेबल में सिर्फ मेरे से एक मिस्टेक हुई है कि वो नॉमिनल की जगह मैंने रियल लिखना था, मैंने नहीं लिखा। आप प्लीज़ इसको मिस्टेक आप पेपर में मत करना, ठीक है बच्चे। सो आप देखो आगे बात आती है हमारी, अगर हमने नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या फॉर्मूला है। रियल जीडीपी जो है वो हमारी कांस्टेंट प्राइसेस पे होती है, और जो नॉमिनल जीडीपी है वो हमारी करंट प्राइसेस पे होती है। तो इसमें आपका फॉर्मूला चलेगा रियल जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, या आप नॉमिनल जीडीपी लिखो, डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। इसमें आपको प्राइस इंडेक्स पेपर में दिया हुआ होगा, ठीक है बेटा। तो अगर आपको कन्वर्जन आ जाती है नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करने की, तो आपको नहीं ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और अब आप दूसरा कह दो, अगर आपने नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी मतलब नॉमिनल जीडीपी निकालना है आपने रियल जीडीपी से, तो फॉर्मूले को उल्टा कर लो, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, यू विल गेट द सेम। सो हम लोग पहले बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमने इसका रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी हमने डिस्कस किया। अब हमारा इसमें जो टॉपिक रह गया वो रह गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स जीडीपी एंड वेलफेयर। सो नॉर्मली कहते हैं कि जीडीपी और वेलफेयर आर इंटर रिलेटेड, कि जितनी ज़्यादा हमारी जीडीपी होगी उतनी ज़्यादा हमारा वेलफेयर होगा। तो हम इसके दोनों तरह के पॉइंट्स मीन्स फेवर और अगेंस्ट, प्रोज एंड कॉन्स, दोनों इसके डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं अगर समटाइम्स आपको क्वेश्चन आ जाता है कि जस्टिफाई करो इस स्टेटमेंट को बोथ वेज से, सो वो आपको आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है, वो आपने कैसे बताना है कि जीडीपी हमारी रियल पिक्चर इकोनॉमी की डिपिक्ट करती है या नहीं, वो सब कुछ हम इसमें बताएंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करें। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे फेवर की, कि जीडीपी जो है वो आपकी इकोनॉमी के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। नॉर्मली कहते हैं कि जितनी ज़्यादा जीडीपी होगी एक इकोनॉमी की, उतनी ज़्यादा आपकी इकोनॉमी की जो है ग्रोथ अच्छी होगी, प्रॉस्पर इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी करेगी, लोगों का वेलफेयर ज़्यादा अच्छा होगा। वो क्यों? क्योंकि आपने अभी आप पढ़ के हटे हो नॉमिनल और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी हमने पढ़ा था करंट प्राइस लेवल से होता है, और जो उसका आउटपुट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो हमारी वैसे अगर हम लेके चलेंगे चेंज आउटपुट में नहीं हो रहा, बट जो उसमें सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है। और जो रियल जीडीपी है वो आपकी आउटपुट में चेंज हो रहा है और आपका प्राइस आपके कांस्टेंट रह रहे हैं। सो जो वेलफेयर एक इकोनॉमी का है बेटे, वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, कितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी आपकी गुड्स की है। अगर आपकी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो एक इकोनॉमी में ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स इकोनॉमी की जो आपकी वेलफेयर है, सोशल स्टेटस है लोगों का, वो ज़्यादा अच्छा है। वो क्यों? क्योंकि पर पर्सन जो है गुड्स अवेलेबल ज़्यादा होंगे। जब एक अकेले बंदे के लिए गुड्स अवेलेबल ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली लोगों का वेलफेयर लेवल वहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। सो हायर द जीडीपी ग्रेटर इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस केस में ये आपका पॉजिटिव रिलेशन है। बट
अगर हम इसको दूसरी साइड देखें तो ये पॉजिटिव रिलेशन नहीं भी आता है। वो कहाँ पे इसका नेगेटिव आ जाता है, जैसे हम बात करें नॉमिनल जीडीपी की। नॉमिनल जीडीपी में प्रोडक्शन में तो एक्चुअल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में फ़र्क ही नहीं पड़ा था, पर जीडीपी हमारी और पॉजिटिव साइड जा रही है, क्योंकि हमारे करंट प्राइजेस हमारे जो है वो बढ़ गए हैं प्रोडक्ट के। तो जब आपके करंट प्राइसेस बढ़ गए हैं तो आउटपुट का कोई उसके साथ रिलेशन है ही नहीं, आउटपुट उतने की उतनी है पर हमारी जीडीपी राइज हो जाएगी। उस केस में देखो पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या असलियत में बढ़ी है? नो। सो इस वे में जीडीपी वेलफेयर के साथ आपके नहीं भी रिलेटेड। सो ये तो सारे थे बेटे अभी हमने जो डिस्कस किए सारे उसके फेवरेबल पॉइंट्स है। अब कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं इसके कॉन्ट्राडिक्टरी, जो उसके फेवर में नहीं है, वो देखते हैं। कुछ अभी ये देखो यहाँ पे ऑन सम ग्राउंड जीडीपी इज़ नॉट ट्रीटेड एज एन इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप जीडीपी को सोशल वेलफेयर का एक इंडेक्स नहीं मान सकते। कहाँ पे? जहाँ पे देखो अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सबसे पहली बात आती है। अगर आपकी यहाँ इस सोसाइटी में या इकोनॉमी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, मीन्स रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअरर, लाइक इन इंडिया। देखो यहाँ पे जो रिच और पुअर का गैप जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। जिसके पास पैसा है उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास 3 टाइम्स अ मील खाने के लिए भी पैसा नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। सो ये जो हमारा गैप है, ये अगर हमारा गैप कम होगा तो ऑब्वियसली जीडीपी अच्छी होगी, हर इंसान को हर चीज़ मिलेगी। एक्चुअली पर कैपिटा इनकम आपकी राइज होगी, क्योंकि आपको गरीबों को भी सब कुछ मिलेगा। अब ओवरऑल इकोनॉमी में आप देखो पर कैपिटा इनकम हमारी इंडिया की राइज हो रही है, बट आप देखो कि क्या जो गरीब इंसान है वो आपका खाना तीनों टाइम का खा सकता है, नेसेसिटीज़ लाइफ की वो पूरी ले सकता है? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम, उसके लिए बहुत मुश्किल है ये चीज़ें। सो इस केस में जब भी आपकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पे आपका गैप रिच एंड पुअर के बीच में ज़्यादा है, उस केस में आप जीडीपी को एक रियल इंडेक्स सोशल वेलफेयर का नहीं ट्रीट कर सकते। ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट कम्स कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। अब देखो जीडीपी हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि जीडीपी हमारी राइज होगी ऑन द बेसिस ऑफ actual flow of increase in the actual flow of goods and services in the economy। अब मान लो जो आपकी जो मतलब रियली आपकी जो प्रोडक्शन हुई है इकोनॉमी में, मान लो एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, वो डिफेंस गुड्स की हुई है, मींस आर्म्स एंड एम्यूनेशन की हुई है। अब एक नॉर्मल हाउस होल्ड को आर्म्स एंड एम्यूनेशंस की क्या ज़रूरत है? अब जैसे हम लोग हैं, वी नॉर्मल पीपल, हम लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके इकोनॉमी में ज़्यादा बढ़ भी रही है, प्रोडक्शन हो भी रही है, तो हमारे को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ, नो सेकेंड थॉट इन इट कि हमारा जो है इकोनॉमी का जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर हमारी इकोनॉमी के ऊपर कोई अटैक करता है तो वी आर सेफ, कि हमारी जो हमारे पास इतनी आर्म्स एंड एम्यूनेशन, हमारे पास इतने जो उसके गुड्स हैं जो हमारे को अपने डिफेंस इकोनॉमी के डिफेंस के लिए चाहिए, वो हमारे पास है। सो ये इनडायरेक्टली इट एट्रीब्यूट्स टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, बट डायरेक्टली डज नॉट एट्रीब्यूट्स टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सो इस केस में भी अगर उन चीज़ों की जो आपकी गुड्स की ये जो अगर इन गुड्स की ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो ये आपकी जीडीपी को राइज नहीं कर रही है, ये रियल जो आपको पिक्चर नहीं दिखा रही है सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल की। ठीक है। देन कम्स नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। अब नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस में क्या आता है बेटा? अब देखो हमने इसमें पढ़ा कि इकोनॉमिक्स में हर चीज़ आपकी मनी टर्म्स में हम लेते हैं, बट अभी भी आज देखो आज की डेट पे भी कभी आप देखो घरों में आते हैं नॉर्मली लोग जो आपके वो कहते हैं आप अपने घर के पुराने कपड़े दे दो, बर्तन ले लो, राइट। ये बाटर सिस्टम जो पहले पुराने टाइम में चलता था वो आज भी चल रहा है कुछ चीज़ों में।
ऐसे ही आपके जो फार्म लेबर्स है, कुछ एरियाज़ में ऐसे होता है कि फार्म लेबर्स को उनको मॉनेटरी टर्म्स में उनकी सर्विसेज उनको नहीं दी जाती हैं, उनको काइंड में दी जाती किसी चीज़ में दी जाती जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है। सो अब ये देखो, वो जो फार्मर्स की वो जो लेबर है, जो उनकी सर्विस मिली है, वो पैसे में तो नहीं दी है। सो वो नेशनल इनकम में हमारी कंट्रीब्यूट नहीं, तो हमारी जीडीपी पूरी रियल पिक्चर वो डिपिक्ट नहीं कर रही। सो इस केस में भी हमारी जो है सोशल वेलफेयर नहीं होता है। ठीक है, देन कम्स कुछ केस में आपका एक्सटर्नलिटीज़ आ जाता है। एक्सटर्नलिटीज़ आ जाता है कि कोई ऐसी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके लिए हमें प्राइस नहीं देना या हमने कोई पेनल्टी नहीं देता, हमें देनी पड़ती, पर उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है हमारे ऊपर, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। सो वो भी कुछ ऐसे चीज़ें जिससे हमारा मतलब नॉर्मल लोगों का सोशल वेलफेयर बढ़ भी रहा है, कुछ केसेस में कम भी हो रहा है, पर वो हमारा जीडीपी के साथ उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखो, आप मान लो आप जहाँ पे रहते हो, आपके पड़ोस में घर है, उन्होंने मतलब इट्स अ क्वाइट अ बिग हाउस, एंड उन लोगों ने अपने घर का गार्डन बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने स्लाइड्स भी लगाई हुई हैं, बच्चों के लिए राइड्स हैं छोटी छोटी, लाइक छोटे बच्चों के लिए स्विंग्स हैं या सीसो है, लाइक दिस छोटे छोटे हैं। तो उस केस में क्या है, अगर आपके नेबर्स के बच्चे वहाँ पे जाके खेलते हैं या वहाँ जाके थोड़ी देर वो इंजॉय करते हैं, वो पार्क में जो उनका अच्छा उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, उनको देख के रिफ़्रेश हो जाते हैं, फ्लावर्स अच्छे लगे हैं, मेंटेनेंस अच्छी हुई है, उस केस में क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। देखा जाए तो ये सोसाइटी का सोशल वेलफेयर हो रहा है, बट ये आपका जीडीपी में नहीं काउंट हुआ जा रहा। ऐसे ही आप देखो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे देखोगे, जैसे मान लो अगर आपके आप अपने घरों में के आसपास कहीं पे देख लो, वहाँ पे अगर कोई गार्बेज है, गार्बेज वो कोई खाली प्लाट देखा और वहाँ पे गार्बेज लोगों ने फेंकना शुरू किया, उसमें क्या लोगों मतलब वो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग द गार्बेज इन द बिन्स, इन द डस्टबिन, दे आर थ्रोइंग ओपनली इन द ओपन ग्राउंड, ओपन ग्राउंड में गे रहे हैं। उसके कारण क्या है, बेसिकली आपका जो नियर बाय लोग रह रहे हैं उन लोगों का सोशल वेलफेयर उतना अच्छा नहीं हो रहा है, बिकॉज lot of mosquitoes are arising out of that garbage, and lot of flies are arising out of that garbage, and kettles and dogs, pets, and they are moving here and there, right? Street dogs are moving here and there. This causes a panic to the people living over there, right? सो इस केस में क्या है, सोशल वेलफेयर तो लोगों का डाउन हो रहा है ना, तो इस केस में आपका जीडीपी का कोई डायरेक्ट उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, जो उसमें कह रहे हैं सोशल वेलफेयर आपका जो हो रहा है। सो इन ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बता रहे हैं, इन दोनों में कुछ पहले जो आपको मैंने बताया वो जीडीपी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड थे सोशल वेलफेयर का, ये जीडीपी के साथ रिलेटेड नहीं है। सो ये दोनों बोथ वेज में अगर आपको क्वेश्चन आता है, जस्टिफाई करना पड़ता है, तो उस केस में आप बताओगे कि इस केस में हमारी जीडीपी है जो वो सोशल वेलफेयर की तरफ नहीं इंक्रीज हो रही। बेशक आपकी एक्सटर्नलिटीज़ जो आपकी गुड है या बैड है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो नेशनल इनकम में, बट उसका सोशल वेलफेयर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, सो this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.